हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सभी को पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम देना है। देखिए, अकाउंटेंसी जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, लेखा शास्त्र, ठीक है। तो इस लेखा शास्त्र विषय में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट ए कह लो या का कह लो, ठीक। फर्स्ट पार्ट के जो डिस्कशन में हमने 4 लेक्चर दिए तुमको, और उन लेक्चर्स में हमने आपको बताया है कि साझेदारी, पार्टनरशिप साझेदारी, कंप्लीट साझेदारी इसमें कवर कर दी गई है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपको जो NCERT की जो बुक है उससे आपको ये डिस्कशन किया जा रहा है कि जो भी पार्ट आपके थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। थ्योरी जो है, हमने बताया था कि थ्योरी लगभग 80 to 90% थ्योरी आती है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी लिख करके अच्छे नंबर लाया नहीं जा सकता। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, बशर्ते जो न्यूमेरिकल होता है वो बेस होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस होता है और न्यूमेरिकल बेस्ड ही आपका जो भी सब्जेक्ट आपका लेखा शास्त्र का है ये तैयार होता है। तो जैसे किसी को न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते तो उसको थ्योरेटिकल में काफ़ी समस्या रहती है। आपने इसके बाद जब पहला पार्ट हमने पूरा किया अकाउंटेंसी का, तो उसके बाद हमने BST आपको पढ़ाई। BST का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो पार्ट था आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने क्लियर किया है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आपका है लेखा शास्त्र, इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो पहले पार्ट में आपने देखा था कि जो पहला पार्ट कवर करता है वो 50% कवर करेगा और सेकेंड पार्ट भी 50% कवर करेगा। तो यानी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये जो वीडियो आपके होने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इनमें जो थ्योरेटिकल पार्ट बनेगा वो हम सब आपको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। तो जो पहला लेसन है इसमें अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ठीक। अंश पूंजी के लिए लेखांकन में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था। जो हमने शुरुआत में दूसरा वीडियो बनाया था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूसरे तीसरे वीडियो में डिस्कस किए थे। वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं किया गया था। यहाँ पे हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये थ्योरी को तैयार करके अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अंश पूंजी के लिए लेखांकन, इसमें क्या आपको सीखना है कि जो कंपनियाँ होती हैं, कंपनियाँ अपने अंशों के माध्यम से, अपनी पूंजी के किसी अंश के माध्यम से वो अपने बड़े व्यवसाय को संचालित करती हैं। तो एक कंपनी क्या है, व्यवसाय करने का तरीका है, व्यवसाय का माध्यम। जैसे एकल व्यवसाय करते हैं ऐसे ही साझेदारी होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके अपनी स्वेच्छा से कोई व्यवसाय करते हैं। कंपनी भी एक व्यक्तियों का संघ ही है, लेकिन इसको एक कानून मान्यता प्राप्त है, कानून द्वारा निर्मित होता है और एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की जो विशेषताएं दी गई हैं और कंपनी के बारे में जो डिस्कशन किया गया है उस पे आपको आगे चलते हैं, ठीक है। एक कंपनी को व्यक्तियों के एक संघ के रूप में देखा जा सकता है जो कि राशि को एकत्रित करते हैं या फिर राशि को एक सामान्य स्कंध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है। कृत्रिम का मतलब है कानून द्वारा निर्मित होता है, कानून द्वारा निर्मित, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कृत्रिम व्यक्ति, जिसका जिसका उसके सदस्यों से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। जैसे कि देखिए कंपनी अलग है और उसके जो भी अंशधारी हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, जिनको हम सदस्य कहते हैं, वे अलग हैं। यानी कंपनी का अपना अस्तित्व हो गया, पृथक अस्तित्व कानूनी, चूँकि कानून द्वारा निर्मित होती है इसलिए पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। और जो सदस्य होते हैं, जो जिनको आप मेंबर कहते हो, ठीक है, यहाँ पे मेंबर कहते हैं सदस्य। तो ये अस्तित्व सदस्य अस्तित्व का मतलब होता है कि जो पहचान है, कंपनी की अपनी पहचान है
और वो कंपनी अपने नाम से ही व्यवसाय करती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है इसकी सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा क्या है? एक मोहर होती है, ठीक, जिसके माध्यम से एक कंपनी अपना व्यवसाय करती है। कुछ विशेषताएं जो आपने सीखी हैं इसमें देखिए क्या होता है कि इसीलिए यह कुछ विशेषताएं रखती है जो से अन्य संस्थाओं से पृथक करती है। ये निम्नलिखित हैं। निगमित संस्था है, कारपोरेट है। निगमित मीन्स कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक संस्था है, निगम है। पृथक वैधानिक अस्तित्व है, ठीक है। सीमित दायित्व है। उसके बाद स्थायी उत्तराधिकार है। इसके बाद है सार्वमुद्रा, स्थायी। देखिए एक एक चीज़ को समझते चल रहे हैं, यानी कंपनी कानून द्वारा निर्मित होती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अपने सदस्यों से उसका अस्तित्व अलग होता है। सीमित दायित्व, इसके सदस्यों का दायित्व केवल उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि तक ही सीमित रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने 100 अंश खरीदे हैं और 10 रुपये का एक अंश है तो उसका जो वैल्यू है 1000 रुपये हुआ, और इस 1000 रुपये तक ही वो व्यक्ति या वो सदस्य, या उसको हम अंशधारी कह लें, सदस्य कह लें, वो 1000 रुपये तक दायी है। अदत्त का मतलब है जिसने 100 शेयर खरीदे हैं वो 1000 रुपये देने के लिए अदत्त है, आउटस्टैंडिंग उसकी है। 1000 रुपये जैसे ही वो पेमेंट करता है तो उसका दायित्व वहाँ तक सीमित है और उसके बाद उसका कोई दायित्व नहीं बनता। स्थायी उत्तराधिकार होता है कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून द्वारा निर्मित होने के कारण उसके सदस्यों के परिवर्तित होने पर उसका अस्तित्व बना रहता है। कंपनी में सदस्य आते जाते रहते, कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी कानून से बनती है और कानून से ही खत्म होगी, ठीक है। सार्वमुद्रा, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसीलिए कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, एक मोहर होती है जिस पर संबंधित व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं। अंशों का हस्तांतरण, कंपनी के जो भी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होंगी, अभी आगे सीखेंगे कि सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है, वो अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतः अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। अभियोग चलाना और अभियोजित होना, फिर कोई प्रत्येक व्यक्ति, चूँकि कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति है और इस पर कोई भी व्यक्ति अभियोग चला सकता है। कोई भी अभियोजन यानी कोई भी कानूनी जो कार्रवाई है वो कंपनी पे की जा सकती है और कंपनी कोई भी कार्रवाई अन्य व्यक्तियों पर कर सकती है, ठीक है। फिर हम कंपनी के प्रकारों को समझेंगे, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे सबसे पहला है, देखिए इसमें जो हमने ये पढ़ाया है क्वेश्चन आपका, कंपनी की विशेषताएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट करें, तो ये क्वेश्चन बनता है कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आप अपना तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आपका डन है। कंपनी के प्रकार देखिए, कंपनी का जो प्रकार है उन 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। 3 श्रेणियों में क्या है, अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, ठीक है। तो जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होगी तो अंश जो होंगे आपके कंपनी के सदस्य जो भी अंश खरीदेंगे वहाँ तक उसकी सीमा होगी, वहीं तक उसका दायित्व होगा। फिर गारंटी द्वारा सीमित, इसमें सदस्य गारंटी देते हैं कि संबंधित जो धन है वो उनके द्वारा गारंटीड है, उतना दिया जाएगा। असीमित कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनी नहीं होती, ये प्रकार से प्रकार है केवल मात्र, लेकिन ये असीमित कंपनी नहीं होती, ठीक है। फिर है सदस्यों की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, 3 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे। देखो नंबर 1 है सार्वजनिक कंपनी। यहाँ पे देखिए हमने भी पब्लिक कंपनी की बात की थी, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से जो एक निजी कंपनी नहीं है, ठीक है। एक कंपनी जो निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है, यानी सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी नहीं है और निजी की सहायक नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि निजी कंपनी कौन होती है। तो निजी कंपनी क्या है, देखिए अपने अंशों के हस्तांतरण
के अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, यानी कोई भी कंपनी जिसके अंश होंगे, जो भी पार्ट दिया गया होगा, उसे वो हस्तांतरित बेच नहीं सकते। एकल व्यक्ति के अतिरिक्त वन मैन कंपनी भी आगे बताएंगे हम, वन मैन कंपनी ओपीसी, ठीक है। उसमें इनमें सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित होगी और कम से कम 2 और अधिकतम 200 होंगे, ठीक है। जनता को कंपनी कोई भी प्रतिभूति या अभिदान के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, यानी अपने अंशों को सामान्य अपने अंशों को जनता को आमंत्रित करके बेच नहीं सकती, ठीक है। एकल कंपनी क्या है? एकल कंपनी वह कंपनी है जो एक व्यक्ति, जिसमें केवल एक व्यक्ति मालिक होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति कौन सा हो सकता है? वो भारतीय नागरिक हो और भारत का निवासी हो, और पहली बात तो वो व्यक्ति हो, क्या हो? व्यक्ति हो, ठीक। फिर है, इस प्रकार की कंपनी से अपेक्षा है कि वह गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाओं से कार्य नहीं करेगी, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश वाले कोई कार्य नहीं करेगी। इस प्रकार की कि जो पूंजी होगी उसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। और इसका औसत रिटर्न जो है, जो टर्नओवर है, टर्नओवर मीन्स सेल्स, टर्नओवर मीन्स सेल्स, जो सेल्स होती है वो 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी को हम एकल कंपनी कहेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मैन कंपनी किसे कहते हैं? 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी क्या है, निजी कंपनी क्या है और वन मैन कंपनी क्या है, ठीक। उसके बाद अंश पूंजी के हम प्रकारों को पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा लेंदी आपका ये चैप्टर है, इसलिए आपका ये थोड़ा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, ठीक। अंश पूंजी, अंश पूंजी क्या है? अंश पूंजी का मतलब होता है पूंजी का भाग, ठीक है। पूंजी का भाग, पूंजी का भाग, पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल। जैसे अंश पूंजी, अंश पूंजी, ठीक है, बटे लिखेंगे एक अंश का मूल्य, एक अंश का मूल्य, ठीक है। पूंजी का भाग है, यहाँ पे अंशों की संख्या निकलाएगी, अंशों की संख्या, ठीक। कैसे? अंश पूंजी मान लो किसी कंपनी के 1 लाख रुपए है और उनके पास जो एक अंश का मूल्य 10 है, तो टोटल अंशों की संख्या कितनी होगी? 10,000, ठीक है। तो 10,000 अंश की संख्या होगी। अब ऐसे अगर पूंजी के भाग को हम देखें तो अंश पूंजी जो होगी, और कुल अंश आपके 10,000 हैं, इसलिए एक अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹10, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर, 1 शेयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 रुपये। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि पूंजी के भाग को हम अंश कहते हैं। इसके बाद अंश पूंजी का वर्गीकरण है, ठीक है। अंश पूंजी के वर्गीकरण को हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्या है? अधिकृत पूंजी। देखिए, जो पूंजी है उसके कई पार्ट डिवाइड होती एक ही पूंजी है टोटल, उसके अलग अलग, जैसे टोटल कैपिटल किसी कंपनी की 1 लाख रुपए है, उसमें से 80,000 रुपए को कंपनी ने जनता को आमंत्रित किया या एकत्रित किया, तो उसका अलग पार्ट हो गया। लेकिन टोटल जो कैपिटल होगी उसे ही कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी क्या होती है? जो पार्षद सीमा नियम, जानते हैं आप, कंपनी के 2 प्रमुख चार्ट होते हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, ठीक है। पार्षद सीमा नियम में एक पूंजी वाक्य होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। पूंजी वाक्य में जो पूंजी लिखी होती है उसी को हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। कहने का मतलब है कि वह पूंजी जिससे अधिक का कोई भी कंपनी व्यवसाय नहीं कर सकती, तो उसको हम अथॉराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अथॉराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो कंपनी ने जनता में निर्गमित करके उस पूंजी को मांगा है, तो उसे हम अथॉराइज्ड कैपिटल कहेंगे, ठीक है। जो अभिदान जनता ने नहीं दिया उसको अनिगमित पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो अधिकृत पूंजी का ही वो भाग होता है जिसको जनता को निर्गमित किया तो निर्गमित पूंजी हो गया, और जो पार्ट नहीं निर्गमित किया गया वो अनिर्गमित पूंजी हो गया। अभिदत्त पूंजी क्या है? यह निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा वास्तविक रूप से अभिदत्त किया जाए, यानी कंपनी के उस पार्ट, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा खरीदा गया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अभिदत्त। मांगी गई या याचित,
तो फिर जो जनता ने अभिदत्त किया है या जनता ने जिनके लिए एप्लीकेशन दिया है, उसमें से वह पार्ट जो कंपनी ने मांगा है तो उसे हम कहते हैं मांगी गई पूंजी। प्रदत्त पूंजी यानी मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता ने वास्तव में कंपनी को भुगतान कर दिया है, तो उसे हम कहेंगे प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। ठीक, तो इसमें सब्सक्राइब्ड है, फिर कॉल्ड अप है, फिर पेड अप है, इसके बाद अयाचित यानी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है जो जनता ने नहीं मांगा है। अब फिर है राक्षित पूंजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका टिप्पणी के रूप में आता है कि रिजर्व्ड कैपिटल क्या है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल, इसको भी थोड़ा समझ लो। रिजर्व कैपिटल का मतलब है कंपनी की जो अयाचित पूंजी है, ठीक है, वो जो केवल समापन पे मांगी जाएगी। यानी एक तो याचित पूंजी है जो कंपनी ने जनता से मांगा है, और जो नहीं मांगा है उसका वह पार्ट जो केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाएगा, तो उसे हम कह देते हैं यहाँ पे रिजर्व कैपिटल। ठीक, तो एक यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ कि इस टाइप से हमने बैलेंस शीट में यानी तुलन पत्र में हम इसको दिखाते हैं। ठीक, फिर अंशों की श्रेणियाँ प्रकृति। ठीक है, अंश कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली अंश दो प्रकार के होते हैं, एक समता अंश होता है, एक पूर्वाधिकार अंश होता है। पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जो सेक्शन आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है 43, उसमें अगर कोई भी अंशों को दो अधिकार प्राप्त हैं। पहला, अधिमान्यधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है जो कि समता अंशधारियों से पहले होता है। ठीक, तो इसी को पूर्वाधिकार कह लिया। और पूंजी के संबंध में होता है कि जब कंपनी का समापन होगा तो उन्हें पूंजी सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहले का मतलब है समता अंशधारियों से पहले इनकी पूंजी का भुगतान कर दिया जाएगा। फिर ये आपके कई प्रकार के होते हैं, संचयी, असंचयी, शोध्य, शोध्य। ठीक, तो ये आप डिटेल में आगे अगर होगा तो हम पढ़ा देंगे, नहीं होगा तो हम अलग से बता देंगे। ठीक, फिर है समतांश। समतांश वो हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हैं, उन अंशों को हम समतांश कहते हैं, यानी जिन्हें कोई भी अधिकार अतिरिक्त जैसे प्रेफरेंस वाला अधिकार नहीं मिलता, लेकिन इन्हें कुछ मताधिकार है, मताधिकारी होते अब विभेदक अधिकार, लाभांश, कंपनी निर्णयों में परिस्थितियों के अनुसार भाग ले सकते। तो इस प्रकार से उनके कई अधिकार होते हैं। अंशों का निर्गमन, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया है। अंश जानते हैं आप, कोई कंपनी अंश अगर निर्गमित करती है तो पूंजी के भाग को निर्गमित करके जनता से धन प्राप्त करती है। तो सबसे पहले प्रविवरण निर्गमित करती है, फिर आवेदन पत्र आते हैं, उनकी जांच होती है, 120 दिन का टाइम होता है, उनको 120 दिन के अंदर न्यूनतम विधान का मतलब है कंपनी ने जनता को जो अंश निर्गमित किए हैं उसका 90% या जो भी वहाँ पे प्रविवरण में लिखा हो उस तक आपका अभिधान आना चाहिए, यानी उनके लिए एप्लीकेशन जनता द्वारा होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 90% से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका पहले सेबी की गाइडलाइंस थी। न्यूनतम अभिधान क्या है? न्यूनतम अभिधान का मतलब है कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए उसके 90% तक कंपनी के पास जनता से अंश खरीदने के लिए आवेदन आ जाने चाहिए। ठीक, फिर है लेखांकन व्यवहार। आवेदन पर जो जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री चूँकि हिंदी में होंगी तो यहाँ पे चूँकि हम हिंदी में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं तो आप इसे पढ़ लेंगे। और न्यूमेरिकल के पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल के पार्ट में ये सब क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पार्ट जब पढ़ाएंगे तो आप उसमें डिस्कस कर लेना। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है, जिसका डिस्कशन करना ज़रूरी है तो हम आगे कर देंगे। ठीक, हाँ, तो जैसे इसमें जो टॉप पार्ट है आप पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक, तो बकाया मांग किसे कहते हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आता है। बकाया मांग किसे कहते हैं? बकाया मांग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए बकाया मांग क्या है? ये बकाया मांग ये होता है कि जैसे जो आपको पता है कि यहाँ पे जो धन कंपनियाँ प्राप्त करती हैं वो विभिन्न टुकड़ों में प्राप्त करती हैं, जैसे ऑन एप्लीकेशन। ठीक, फिर उसका दूसरा चरण होता है ऑन अलॉटमेंट, फिर तीसरा चरण होता है ऑन फर्स्ट कॉल, चौथा चरण होता है ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जनरली मतलब सामान्यतः ऐसी स्थिति होती है।
कॉल्स अकाउंट, ठीक। तो अब ये जो 4 चरण हैं आपके उस धन को प्राप्त करने का, जैसे मान लो 10 रुपये वाला शेयर है और इन्होंने 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 4 चरण बनाए। इन चरणों में क्या होता है कि जैसे एप्लीकेशन आई, फिर अलॉटमेंट कर दिया गया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया। कोई ऐसा हिस्सेदारी है जो अलॉटमेंट पर धन नहीं दे पाता, तो उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या हो गया, एरियर हो गया। एरियर मन से होता है बकाया मांग हो गई, इसी को बकाया मांग कहते हैं। और बकाया मांग पर अगर कोई भी हिस्सेदारी समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक। अगर फिर भी अगर उसको एक मौका दिया जाता है कि वो संबंधित पैसा दे दे ब्याज सहित, तो ब्याज सहित अगर होगा तो उसमें ब्याज की दर होगी 10%, ठीक, से अधिक नहीं हो सकती। तो 10% ब्याज दर के साथ वो अपना पैसा कंपनी को वापस कर सकता है, ठीक। जब भी मतलब कंपनी एक निश्चित टाइम दे देगी उसके बाद आप पैसा। अग्रिम याचनाएं क्या हैं, अग्रिम याचना उसके विपरीत है, जैसे कालीन एरियर है, यानी जब पैसा नहीं मिला है। हाँ, कोई अंशदारी है अलॉटमेंट पे फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा पहले ही दे देता है तो उसको हम कहते हैं अग्रिम मांग। तो अग्रिम मांग पर जो ब्याज की दर होती है वो कितनी होती है, वो 12% होती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, टेबल F के अनुसार है, ठीक है। टेबल F के अनुसार अग्रिम मांग पर ब्याज की दर कितना होगी, 12%। थर्ड आपके कोई भी इसमें जैसे जो क्वेश्चन होता है वो आपको आ सकता है कि जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बनता है। फिर अति अभिधान को पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पर सब टिप्पणियाँ तैयार करिए, ठीक। अति अभिधान क्या है, ऐसा होता है कि जैसे अंश निर्गमित किए गए, अंश निर्गमन किया गया, ठीक, किया गया, अंश निर्गमन किए गए। मान लो 10,000 शेयर्स इशू किए गए, 10,000 शेयर्स वर इशूड, ठीक, 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन कंपनी के पास 10,000 से अधिक यानी 12,000 के एप्लीकेशन आ गए। तो ये जो इसी को कहेंगे आदि अभिधान, ठीक, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो होता क्यों है, क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी है और सही वैल्यूएशन पर अपने शेयर्स को ला रही है तो आवेदन के जो आवेदन होते हैं वो अधिक आ जाते हैं, ठीक। तो जब अधिक आ जाते हैं, क्या जनता अधिक से अधिक खरीदना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास क्या स्थिति है, देखिए सिंपल है कि कोई कंपनी अगर 20,000 अंश निगमित करती है तो केवल 20,000 ही आवंटन कर सकती है, ठीक। लेकिन उसके पास 25,000 के आवेदन आ गए तो प्रथम विकल्प ये है कि 5,000 जो अंश अधिक आए हैं उनका पैसा वापस कर दे, ठीक है। दूसरा विकल्प ये है कि पैसा जो 5,000 का आया है उसका एक निश्चित रेशियो में उसने आवंटन किया है, तो उस आवंटन के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं उनके शेयर्स में जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया है उनका प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होगा कि जैसे किसी ने 5,000 का आवेदन किया, ठीक, 5,000 अंशों का आवेदन किया तो उन्हें 4,000 अंश मिल गए। तो 5,000 का अगर उसने एप्लीकेशन दे रखा है, ठीक, और उसे देना चाहिए 4,000 का। अब क्या है कि इसके पास 1,000 जो अंशों पर अगर 2 रुपये के हिसाब से हो तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, तो इनको क्या एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक। तो इन्हें क्या करना चाहिए कि अब आगे तो अलॉटमेंट वो मान लो 4,000 अंशों पर देगा, वो भी अगर मान लो 2 रुपये है तो उसे 8,000 देना है। अब इसने 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे चुका है जो 1,000 अंशों पर, वो काट करके अब कंपनी को वो 6,000 रुपये दे दे, ठीक। तो उसे हम कहते हैं कि आगे हमने उस राशि का समायोजन कर लिया है। फिर तीसरा विकल्प क्या होता है कि तीसरे विकल्प में क्या होता है कि हम कुछ राशि को लौटा दें और कुछ राशि को समायोजित कर लें, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें अच्छा बनता है और इसमें जनरली इसी से क्वेश्चन आता भी है, ठीक। तो हम आगे चल के इस जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा लेंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें समझा देंगे, ठीक। फिर इसके बाद है अंशों का न्यून अभिधान। न्यून अभिधान का मतलब है कि अगर जनता को जो शेयर्स इशू किए गए हैं उतने अंशों के आवेदन नहीं आए हैं तो उसके कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, इंग्लिश में कहते हैं। तो न्यून अभिधान, जैसे 2 लाख अंश निगमित किए गए, इशूड शेयर्स हैं, इशूड शेयर्स, ठीक है, कितने 2 लाख, लेकिन 1,90,000 के लिए आवेदन आए हैं, ठीक। तो उसे कहते हैं न्यून अभिधान, अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर अंशों का अधिमूल्य पर निगमन, यहाँ पे समझ लीजिए
जो देखो इशू ऑफ शेयर्स ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है कि जैसे कोई अंश 100 रुपये का है, उसका वैल्यू कितना है 100, और कंपनी ने उसको 105 रुपये पर इशू किया, तो 5% इसको जो एक्स्ट्रा पैसा होता है पार वैल्यू से, तो उसी को हम कह देते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो जो इशू प्राइस होता है, इशू प्राइस इज मोर देन पार वैल्यू, पार वैल्यू। ठीक, सम मूल्य से अधिक जो मूल्य होता है उसी को हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसी को हम कह देते हैं यहाँ पे प्रीमियम की राशि। ठीक है, तो प्रीमियम वह राशि है जो कंपनी अपने जो सम मूल्य है उससे अधिक पर अंश खरीद बेचती है, तो उसी को हम कह देते हैं प्रीमियम की राशि। ठीक है, अंशों का बट्टे पर निगमन ये आपका पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई क्वेश्चन टॉपिक आता है तो आप थोड़ा सा लिख सकते हो। बट्टे का मतलब है 100 रुपये अंश को उससे कम के मूल्य पर निगमित करना। ठीक, रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन होता है, उसका क्या मतलब होता है कि कंपनी जो अब जब अंश इशू कर रही है तो वो रोकड़ नहीं प्राप्त कर रही है। यहाँ तक तो जो प्रोसेस थी उसमें कैश मिलती थी। इसमें क्या करती कंपनी, मान लो किसी की मशीनरी, किसी के चलते व्यवसाय को खरीदती है और उसके बदले में अंश दे देती है। ठीक, तो उससे हम कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया गया है। ठीक, इसके बाद एक शब्द है यहाँ, अगला टॉपिक है अंशों का हरण। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अंशों के हरण से क्या है। ठीक है, तो अंशों के हरण का मतलब होता है कि कोई भी अंशधारी जिसको अंश निर्गमित किए गए हैं और वो अपने अंशों पर जो राशि है वो आवंटन या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दे पाता, तो कंपनी उनको एक निश्चित मौका देती है कि संबंधित राशि को एक निश्चित समय के अंदर भुगतान कर दीजिए। और यदि कंपनी ऐसा अंशधारी तब भी भुगतान नहीं कर पाता तो उन अंशों को उसकी सदस्यता समाप्त करके, ठीक है, उनकी सदस्यता समाप्त करके अंशों का हरण कर लेती है, यानी वापस ले लेती है। ठीक है, तो वापस ले लेने का मतलब है कि कंपनी को अगर पैसा समय पर नहीं मिल पाता है तो कंपनी जिन लोगों ने अंश खरीदे हैं उनके अंशों को उनके अधिकारों को ख़त्म कर देती है और कंपनी उनको फिर किसी अन्य अंशधारी को जिसके पास धन की व्यवस्था है या जो इच्छुक हैं उनको वो पुनः निर्गमित कर देती है। तो हरित अंशों यानी जिनका हरण किया गया है, जिन अंशों को वापस लिया गया है, उन्हीं अंशों को पुनः निर्गमन किया जाता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हरित किए गए या हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, हरण का मतलब होता है फॉरफीचर। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ठीक, फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक, तो इसका पुनर्निर्गमन का मतलब कंपनी उन अंशों को जिन व्यक्तियों को इशू कर देती है, जो व्यक्ति इसके इच्छुक होते हैं, और उन्हें वो कंपनी इशू करके पैसा प्राप्त कर लेती है। ठीक, तो मैंने कहा है कि आपको न्यूमेरिकल पार्ट इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यही आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट थे वो हमने पूरे डिस्कस कर दिए और आपका ये वीडियो आपका लगभग क्लियर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में कुछ सारांश के रूप में चीज़ों को पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है, कंपनी अधिनियम 2013, ये सबको याद रखना है। फिर कंपनी के निगमन की अवस्थाएं देख लेना है, आवेदन, आवंटन और मांग, फर्स्ट कॉल, सेकंड, बकाया मांग क्या है, अग्रिम मांग क्या है, अति अभिदान क्या है, प्रीमियम पर निगमन क्या है, भट्टे पर निगमन क्या है, अंशों का हरण क्या है। ठीक है, ये सब आपको डिस्कस किया गया है। अंशों का पुनः निगमन, फिर अभ्यास के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम आपको टिक कर देते हैं, जैसे सार्वजनिक कंपनी क्या है, निजी कंपनी है क्या है, अंशों के हरण कब किया जाता है, बकाया मांग क्या है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम विधान क्या है, ऐसे ही कंपनी क्या है, विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए। फिर अधिमान अंशों के प्रकारों का भी क्वेश्चन टिक कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका अंशों को हरण करने के एक ये क्वेश्चन कर लो। ठीक, बस इतना ही, और बाकी हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, सेकेंड लेसन में। यहाँ तक आपने सीखा, और जिन बच्चों को यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हल कर लेते हैं वो हल करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या
मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम देख लेंगे कि आपका क्वेश्चन सही लगा अथवा नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू।